नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल अवंट गार्ड में। आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम में क्रॉप फेलियर के बारे में। मतलब कि हमारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में न्यूट्रिएंट कंपोजिशन, पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे वाटर टेम्परेचर, रिलेटिव एयर ह्यूमिडिटी और लाइट इंटेंसिटी किस तरह सिस्टम के फ्रूट यील्ड और प्रॉफिटेबिलिटी पर असर डालता है। हाँ, एक और पैरामीटर है वाटर क्वालिटी, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वीडियो को पूरा देखें। ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोपोनिक सिस्टम में। इन सभी फैक्टर्स का अलग अलग हाइड्रोपोनिक सिस्टम में अलग अलग प्रभाव होता है। मैं एनएफटी और डीएफटी सिस्टम के हिसाब से इन पैरामीटर्स की बात करूंगा, क्योंकि एनएफटी डीएफटी सिस्टम आजकल ज़्यादा प्रैक्टिस में है और सुटेबल भी हैं क्रॉप्स के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे रिलेटिव एयर ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी का मतलब है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर या एयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट होना। अब ह्यूमिडिटी हमारे प्लांट्स या क्रॉप को कैसे इफेक्ट करती है? तो जब वेदर वार्म होता है तो प्लांट अपने स्टोमेटा यानी स्मॉल पोर्स जो उनके लीव्स पे होते हैं उन्हें बंद कर देते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस और गैसियस एक्सचेंज प्लांट में बंद हो जाता है और खुद के वाटर वेपर और गैसेस की वजह से प्लांट सफोकेट होने लगता है और ख़राब हो जाता है। और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हाई हो तो एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, जिससे प्लांट इवोपरेशन नहीं कर पाता अपने अंदर के वाटर का, जिससे वो न्यूट्रिएंट्स लेना भी बंद कर देता है। अगर ये कंडीशन लंबे समय तक चलती है तो प्लांट्स खराब होने लगते हैं। उसी तरह सराउंडिंग वार्म टेम्परेचर में अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा लो हो तो पौधा जल्दी ट्रांसपिरेशन करता है, जिससे वो बहुत मात्रा में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डिफिशियंसी होने लगती है। साथ ही ग्रोवर फर्टिलाइजेशन के नीड को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में परमिसिबल लिमिट के हिसाब से रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 से 60% के बीच में ही रखनी चाहिए। हाँ, अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, पर वो भी उनके ग्रोइंग स्टेज पर डिपेंड करता है। जैसे इनिशियल ग्रोइंग स्टेज पे लो ह्यूमिडिटी और फ्रूटिंग के दौरान थोड़ी हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। कभी कभी जब कंडीशन ज़्यादा ह्यूमिड होती है तो क्रॉप में फंगस, बैक्टीरिया और gnats जो छोटी छोटी ब्लैक मक्खियों जैसे कीट होते हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए ग्रोवर्स ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करते हैं ग्रीन हाउसेज में। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के टेम्परेचर पे। हाइड्रोपोनिक्स में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का टेम्परेचर हमें 18 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना चाहिए। बहुत से पौधे 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास के टेम्परेचर पे अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो अगर टेम्परेचर बहुत लो होता है तो प्लांट के न्यूट्रिशन और वाटर एब्जॉर्ब करने वाले सेल्स फ्रीज हो जाते हैं, जिससे प्लांट्स की खुराक पूरी नहीं हो पाती और उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो खराब होने लगते हैं। उसी तरह अगर टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को छोड़ के बाहर जाने लगते हैं। भले ही वाटर अपटेक डिमांड बढ़ गई हो या ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ गया हो, पर ऑक्सीजन की डिमांड पूरी ना होने की वजह से पौधे खराब हो जाते हैं। टेम्परेचर बहुत कम होने पे क्रॉप्स पे हार्मफुल बैक्टीरिया और पैथोजेंस का भी अटैक होने लगता है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि हमें जब भी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में वाटर ऐड करना हो तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन और वाटर जो ऐड करना है उसका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, वरना प्लांट्स को सडन टेम्परेचर का अटैक होता है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ पे असर पड़ता है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस तो चाहिए ही, साथ ही ग्रोवर्स चिलर्स और बॉयलर्स का प्रयोग भी करते हैं। अब बात करते हैं लाइट इंटेंसिटी की। यहाँ हाइड्रोपोनिक में लाइट इंटेंसिटी से हमारा मतलब एक पौधे को उपलब्ध कराई गई प्रकाश ऊर्जा से है। हाइड्रोपोनिक्स में पौधे के विकास के लिए कम से कम 14 से 16 घंटे की ब्राइट लाइट चाहिए होती है और साथ ही 10 से 12 घंटे अंधकार भी जरूरी होता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, सनलाइट और आर्टिफिशियल लाइट्स। सनलाइट जो है वो पौधे के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि उसमें ब्लू वेवलेंथ जो कि फोटोसिंथेसिस और रेड वेवलेंथ की लाइट जो ग्रोथ, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का काम करती है वो अच्छी मात्रा में मौजूद होती है। हाइड्रोपोनिक्स में रिक्वायर्ड लाइट इंटेंसिटी 250 से 1000 फुट कैंडल्स होती है। तो आर्टिफिशियल लाइट में हम ब्लू और रेड स्पेक्ट्रम वाली लाइट्स का यूज़ करते हैं। इस तरह हम इंडोर में भी प्लांट ग्रो कर लेते हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम में। आर्टिफिशियल लाइट 3 टाइप की यूज़ होती हैं। पहला कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स CFL, दूसरा हाई प्रेशर सोडियम बल्ब्स HPS और तीसरा मेटल हैलाइड MH बल्ब्स। अब बात करते हैं EC यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। हाइड्रोपोनिक्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड है
न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डिसॉल्व सॉल्ट से। इसी हमें एक आइडिया देती है कि हमारे सॉल्यूशन में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए इसी की परमिसिबल वैल्यू 0.75 डेसीसीमन पर मीटर से 3 डेसीसीमन पर मीटर दी गई है। अब अगर इसी बहुत हाई हो जाए तो या तो किसी स्पेसिफिक आयन की टॉक्सिसिटी हो जाती है सॉल्यूशन में, जैसे सोडियम ज़्यादा हो जाना, या फिर नेगेटिव प्रेशर अप्लाई होने लगता है वाटर अपटेक के दौरान, क्योंकि जो सॉल्ट या आयन ज़्यादा हो गया है सॉल्यूशन में वो दूसरे आयन के साथ खुद बॉन्ड बनाने लगता है, जिससे वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो पाते और पौधे उन्हें सॉल्यूशन से अंदर नहीं ले पाते हैं, जिससे रूट जोन में सॉल्ट बिल्डअप होने लगता है जो पौधों के विकास पे बुरा असर डालने लगता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई कैसे हो जाती है? बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन ऐड करने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई हो जाती है। डे लाइट में जब टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो सॉल्यूशन में ईसी बढ़ने लगती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बढ़ने से भी ईसी बढ़ जाती है। अगर इवेपो ट्रांसपिरेशन से हुआ वाटर लॉस का रिप्लेसमेंट सॉल्यूशन में नहीं किया जाता है तब भी ईसी बढ़ जाती है। कैसे लो करें ईसी को? अगर ईसी बहुत हाई हो जाए तो सॉल्यूशन में हम पानी ऐड करते हैं जब तक ईसी अपने ओरिजिनल वैल्यू पर ना आ जाए। वहीं जब ईसी बहुत लो हो जाती है सॉल्यूशन में, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे पौधों में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की समस्या आती है जो पौधों के विकास के लिए अच्छा नहीं होता। ईसी अगर बहुत लो हो जाए तो कैसे बढ़ाएं? तो हमें 70% ओरिजिनल न्यूट्रिशन के वैल्यू को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ऐड करना पड़ता है। ईसी को बैलेंस करते वक्त हमें ईसी मीटर से उसकी वैल्यू को चेक करते रहना चाहिए। अब लास्ट टॉपिक पीएच की बात करते हैं। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन, मतलब कि ये एक स्केल होता है एसिडिटी और बेसिसिटी किसी सॉल्यूशन में कितना है उसे मापने के लिए। अगर H+ आयन ज़्यादा होते हैं सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन एसिडिक होता है, वहीं अगर H+ आयन कम होते हैं सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन बेसिक होता है। हाइड्रोपोनिक के लिए पीएच रेंज 5.8 से 6.5 के बीच होना चाहिए। अब अगर न्यूट्रिशन सॉल्यूशन में पीएच इनकरेक्ट हो गया हो तो इसके वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी और कुछ न्यूट्रिएंट्स की टॉक्सिसिटी हो जाती है। अगर पीएच ज़्यादा लो या ज़्यादा हाई है सॉल्यूशन में तो रूट ग्रोथ रुक जाती है। जब इसी सॉल्यूशन में लो होती है तब पीएच ज़्यादा अच्छे से बैलेंस रहता है, इसलिए हमें पीएच स्टेबल रखना चाहिए और इसके हिसाब से ईसी को बैलेंस करना चाहिए सॉल्यूशन में। पीएच का बैलेंस ज़्यादातर एल्गी और बैक्टीरिया की वजह से गड़बड़ होता है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। पीएच को बैलेंस करने के लिए हम एसिड और बाइकार्बोनेट्स का यूज़ करते हैं या फिर पीएच बैलेंसर सॉल्यूशन भी यूज़ किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से पौधों में दिखने वाले सिम्टम्स के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, वीडियोस को पूरा देखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।